बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाइन्थ क्लास। आज हम चैप्टर 7 की एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। इन सर्कल द करेक्ट आंसर फ्रॉम गिवन चॉइसेस। फर्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट मॉलिक्यूल्स डू नॉट लीव देयर पोजीशंस। इनमें से कौन सी स्टेट में मॉलिक्यूल्स पोजीशन अपनी लीव नहीं करते। ऑप्शन ए सॉलिड, बी लिक्विड, सी गैस और डी प्लाज्मा है। तो इसका ऑप्शन सॉलिड है। सॉलिड में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अपनी ही फिक्स पोजीशन पे वाइब्रेट करते रहते हैं, वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करते। सेकंड हमारे पास एमसीक्यूज है। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस इज द लाइटेस्ट वन। इनमें से कौन सा सब्सटेंस लाइटेस्ट है। तो इसका अपने जो बुक में टेबल गिवन है वहाँ से देख लेना है। तो एल्यूमिनियम जो है वो लाइटेस्ट वन होगा, वहाँ पे इनकी वैल्यूज गिवन है उस टेबल में। थर्ड है, ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल विच इज इक्वल टू 104 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, 1 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, 102 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, 103 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। तो इसका आंसर 1 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर है। जो पास्कल है वो 1 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर के इक्वल होता है। नेक्स्ट हमारे पास है फोर्थ, व्हाट शुड बी द अप्रॉक्सीमेट लेंथ ऑफ ए गिलास ट्यूब टू कंस्ट्रक्ट अ वाटर बैरोमीटर। एक वाटर बैरोमीटर बनाने के लिए हमारे पास गिलास ट्यूब की लेंथ कितनी होनी चाहिए। तो वो हमने टॉपिक में डिस्कस किया था प्रॉपर डिटेल से। जब फाइंड किया था तो वो 10 पॉइंट समथिंग वैल्यू आती थी। तो इस वजह से इसका आंसर क्या होगा, 11 मीटर होगा। फिफ्थ है, अकॉर्डिंग टू आर्शिमिदस प्रिंसिपल अप थ्रस्ट इज इक्वल टू वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। यही इसका आंसर होगा। वॉल्यूम भी नहीं होता डिस्प्लेस्ड लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, नॉन ऑफ दीज, ये ऑप्शंस नहीं है। वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड है। अगर आप आर्शिमिदस प्रिंसिपल की डेफिनेशन देखें तो उसमें ये वर्डिंग आती है, वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड। सिक्स है, द डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस कैन बी फाउंड विद द हेल्प ऑफ पास्कल्स लॉ, हुक्स लॉ, आर्शिमिदस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन। तो हमने जो डेंसिटी ऑब्जेक्ट्स की फाइंड की थी वो आर्शिमिदस प्रिंसिपल को यूज करते हुए फाइंड की थी। तो यहाँ पे ऑप्शन इसका आएगा आर्शिमिदस प्रिंसिपल। नेक्स्ट है सेवंथ, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ स्ट्रेस मल्टीप्लाई बाय स्ट्रेन इक्वल टू कांस्टेंट, स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन इक्वल टू कांस्टेंट, स्ट्रेन ओवर स्ट्रेस इक्वल टू कांस्टेंट, स्ट्रेस इक्वल टू स्ट्रेन। इनमें से कौन सा ऑप्शन ठीक है हुक्स लॉ के मुताबिक। तो हुक्स लॉ में ये बताता है कि जो रेशो होती है स्ट्रेस और स्ट्रेन की वो हमेशा कांस्टेंट होती है। तो इसका ऑप्शन बी ठीक होगा। नेक्स्ट 8 है, द फॉलोइंग फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ्स ऑफ ए स्प्रिंग आर शोन ऑन द सेम स्केल, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट ओबे हुक्स लॉ। ये 4 ग्राफ्स हमें दिखाए गए हैं फोर्स और एक्सटेंशन के दरमियान। इनमें से हमने ये बताना है कि इनमें से हुक्स लॉ कौन सा ग्राफ फॉलो नहीं करता। तो ये वाला ग्राफ है जो हुक्स लॉ फॉलो नहीं करता, क्योंकि फोर्स अप्लाई करने से एक्सटेंशन इसमें प्रोड्यूस नहीं हो रही। जबकि हमारे पास हुक्स लॉ था क्या कि स्ट्रेस और स्ट्रेन की जो रेशो है वो कांस्टेंट रहती है, यानी कि अगर हम स्ट्रेस अप्लाई करेंगे तो ऑटोमेटिकली स्ट्रेन वहाँ पे एग्जिस्ट करेगा। जबकि यहाँ ऐसा कुछ भी हमें नज़र नहीं आ रहा, फोर्स अप्लाई करने से एक्सटेंशन नहीं हो रही। इस वजह से ये जो ग्राफ है ये हुक्स लॉ का है, हुक्स लॉ का ओबे नहीं कर रहा। नेक्स्ट है हमारे पास 9th एमसीक्यूज है। 8th, द फॉलोइंग फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ्स ऑफ ए स्प्रिंग आर शोन ऑन द सेम स्केल, विच ग्राफ गिव्स द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट। स्मॉलेस्ट वैल्यू का मतलब क्या है कि जो हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो जो एक्सटेंशन है वो कम इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे आप देखें फोर्स हम करते जा रहे हैं लेकिन जो एक्सटेंशन है वो क्या कर रही है, मतलब कम फोर्स अप्लाई करने से एक्सटेंशन ज़्यादा जल्दी मूव करे, एक्सटेंशन उसमें ज़्यादा हो तो वो क्या होता है, उसका स्प्रिंग कांस्टेंट स्मॉलेस्ट होगा। तो इसका ऑप्शन डी है। नेक्स्ट है 9th, द फॉलोइंग फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ्स ऑफ ए स्प्रिंग आर ड्रॉन ऑन द सेम स्केल, विच ग्राफ गिव्स द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ द स्प्रिंग कांस्टेंट। तो लार्जेस्ट वैल्यू जो हमारे पास देगा वो ये वाला ग्राफ होगा। ये स्मॉलेस्ट वैल्यू के लिए था तो ये लार्जेस्ट वैल्यू के लिए होगा, यानी कि ये हमारे पास 45 डिग्री की लाइन है, उससे अबव जो लाइन होगी वो स्मॉलेस्ट के लिए, और जो उससे डाउन लेवल पे है वो क्या होगी, लार्ज वैल्यू होगी स्प्रिंग कांस्टेंट की। इसके बाद शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। 7.2, फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, हाउ काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल ऑफ ए मैटर इज हेल्पफुल इन डिफरेंशिएटिंग वेरियस स्टेट्स ऑफ मैटर। काइनेटिक मॉलिक्यूलर मैटर हेल्पफुल कैसे होता है। तो अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉडल ऑफ मैटर मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट ईच अदर।
काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल के मुताबिक जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को. दी थ्री स्टेट ऑफ मैटर हैव डिफरेंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग दी मॉलिक्यूल्स. जो तीन स्टेट्स हैं कौन कौन सी, लिक्विड, सॉलिड और गैस, ये तीनों स्टेट्स के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद होती है और वो डिफरेंट होती है, तीनों में सेम नहीं होती. इन गैसेज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर वेरी वीक, but in liquids these forces are strong than gases but weaker than solids. So in solids the intermolecular forces are very strong. तो जो gases में होती है force of attraction वो बहुत weak होती है liquid और solid की निस्बत, जबकि solid में सबसे ज़्यादा strong होती है क्योंकि उसके जो molecules होते हैं वो एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं. तो इस वजह से सॉलिड्स में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस काफ़ी स्ट्रांग होती हैं. 7.3 डज देयर एग्जिस्ट अ फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, व्हाट इज दैट? क्या फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर को एग्जिस्ट करती है और वो क्या है, ये हमने बताना है. फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर हमने प्लाज्मा पढ़ा था. यस, प्लाज्मा इज कॉल्ड द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर इन विच अ गैस ऑकर्स इन इट्स आयनिक स्टेट. जो फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है उसको हम प्लाज्मा का नाम देते हैं और इसमें जो गैस है वो आयनिक स्टेट में मौजूद होती है. ये डिटेल में टॉपिक में समझा दिया था आपको. प्लाज्मा इज हाईली कंडक्टिंग स्टेट ऑफ मैटर. हाईली कंडक्टिंग स्टेट ऑफ मैटर मतलब सॉलिड, लिक्विड और गैस में से जो सबसे ज़्यादा कंडक्ट करने वाला मैटर है वो कौन सा है, प्लाज्मा है. नेक्स्ट 7.4 है, व्हाट इज मीन्ड बाय डेंसिटी, व्हाट इज इट्स एसआई यूनिट. डेंसिटी का मतलब क्या है और इसका एसआई यूनिट क्या है. तो मास पर यूनिट वॉल्यूम को हम डेंसिटी कहते हैं. ये डेंसिटी की डेफिनेशन है कि मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी. इसका फार्मूला क्या है, डेंसिटी या रो इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम m ओवर v. और एसआई यूनिट डेंसिटी का किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर है. मास का यूनिट किलोग्राम और वॉल्यूम का यूनिट क्यूबिक मीटर, तो किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर आ जाता है. 7.5 है, कैन वी यूज अ हाइड्रोमीटर टू मेजर द डेंसिटी ऑफ मिल्क. क्या हम हाइड्रोमीटर को मिल्क की डेंसिटी मेजर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं. तो यस, वी कैन यूज़ अ हाइड्रोमीटर टू मेजर डेंसिटी ऑफ मिल्क. हम हाइड्रोमीटर को यूज़ कर सकते हैं मिल्क की डेंसिटी मेजर करने के लिए, लेकिन वो हाइड्रोमीटर जो मिल्क की डेंसिटी मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है उसका एक प्रॉपर नेम है और उसको हम लैक्टोमीटर कहते हैं. यूँ समझ लें कि लैक्टोमीटर हाइड्रोमीटर की एक टाइप है. नेक्स्ट क्वेश्चन 7.6 है, डिफाइन टर्म प्रेशर. प्रेशर को डिफाइन करना है. द फोर्स एक्टिंग नॉर्मली पर यूनिट एरिया ऑन द सरफेस ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड प्रेशर. ये डेफिनेशन है प्रेशर की कि पर यूनिट एरिया पे कितनी फोर्स अप्लाई हो रही है उसको हम प्रेशर का नाम देते हैं. और इसका फार्मूला क्या है, P इक्वल टू एफ ओवर ए, फोर्स पर यूनिट एरिया. और इसका एसआई यूनिट क्या होगा, न्यूटन पर स्क्वायर मीटर. फोर्स का यूनिट न्यूटन और एरिया का मीटर स्क्वायर, तो इस वजह से ये न्यूटन पर स्क्वायर मीटर आ जाता है. प्रेशर का दूसरा यूनिट पास्कल भी है जिसको हम PA से जाहिर करते हैं. 7.7 है, शो दैट एटमॉस्फेयर एक्सर्ट्स प्रेशर. हमने ये शो करना है कि एटमॉस्फेयर क्या करता है, प्रेशर एक्सर्ट करता है. एटमॉस्फेयर एक्सर्ट प्रेशर, दिस कैन बी प्रूव्ड विद द हेल्प ऑफ ए सिंपल एक्सपेरिमेंट. हम एक सिंपल एक्सपेरिमेंट की मदद से ये प्रूव करेंगे कि जो एटमॉस्फेयर है वो क्या करता है, प्रेशर एक्सर्ट करता है. तो अब हम एक्सपेरिमेंट देखते हैं. टेक एन एम्प्टी टिन विद अ लिड. हमने एक एम्प्टी कैन लेना है और उसको क्या करना है कि ओपन इट्स कैप एंड पुट सम वाटर इन इट. उसका ढक्कन उतार के उसमें कुछ पानी डाल देना है. प्लेस इट ओवर फ्लेम. उसको हमने आग के ऊपर रख देना है. वेट टिल वाटर बिगिंस टू बॉयल एंड द स्टीम एक्सपेल्स द एयर आउट ऑफ द कैन. हमने उस वक्त तक इंतज़ार करना है कि जब तक क्या हो, जो कैन है वो गर्म होकर उसमें स्टीम निकलनी ना शुरू हो जाए, वाटर बॉयल हो जाए. उसके बाद हमने उसे चूल्हे से उतारना है और क्या करना है, क्लोज द कैन फर्मली बाय इट्स कैप. उसकी कैप बंद कर देनी है. नाउ प्लेस द कैन अंडर टैप वाटर. उसके बाद हमने उस कैन को ठंडे पानी के नीचे रख देना है. देन द कैन विल सिक्वेज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर. तो हम ये देखेंगे कि वो कैन क्या कर जाता है, सिक्वेज हो जाता है, सिकुड़ जाता है, साइडों से प्रेस हो जाता है. किस वजह से, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से. ऐसा क्यों हुआ, तो ये रीज़न देखते हैं. When the can is cooled by tap water, the steam in it condenses. जब हम क्या करते हैं, ठंडा पानी इस कैन के ऊपर डाला तो इसके अंदर जो स्टीम मौजूद थी वो क्या हुई, ठंडी होनी शुरू हुई. As the steam changes into water, it leaves an empty space behind it.
अब वो जो स्टीम है वो ठंडी होगी तो ऑटोमेटिकली किस में कन्वर्ट हो जाएगी? स्टीम बेसिकली है क्या? गैस है। ठंडी होगी तो वो किस में कन्वर्ट होगी? लिक्विड में, वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी। वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी तो वो पीछे अपने एक स्पेस छोड़ देगी, एम्प्टी स्पेस। दिस लोअर्स द प्रेशर इनसाइड द कैन एज कंपेयर टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर आउटसाइड द कैन। तो ये क्या करेगी कि वो जो एम्प्टी स्पेस रह गई है उस वजह से जो इनर प्रेशर है इस कैन के अंदर वो लो हो जाएगा और जो आउटसाइड प्रेशर है वो इंक्रीज कर जाएगा। दिस विल कॉज द कैन टू कोलैप्स फ्रॉम ऑल डायरेक्शन। ये क्या करेगा कि तमाम डायरेक्शन से उस कैन को कोलैप्स करके रख देगा, यानी कि ये कैन स्क्वीज कर जाएगा। दिस एक्सपेरिमेंट शोज दैट एटमॉस्फेयर एक्सर्ट्स प्रेशर इन ऑल डायरेक्शंस। तो ये एक्सपेरिमेंट हमें क्या शो करता है कि जो एटमॉस्फेयर होता है वो तमाम डायरेक्शन से इक्वली अप्लाई हो रहा होता है। The effect can also be demonstrated by collapsing of empty plastic bottle when air is sucked out of it. तो यही कुछ उस वक्त होता है जब हम एक एम्प्टी प्लास्टिक बॉटल लेकर उसके अंदर उसको हम क्या करते हैं, सक करते हैं, तो उसके अंदर की जो एयर है वो हम मुंह में लेके जाते हैं तो बाकी क्या करेगा, वो स्क्वीज हो जाएगी, वो साइडों से प्रेस हो जाती है। बेसिकली इंटरनल एटमॉस्फेयर प्रेशर लो हो जाता है तो एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर प्रेशर उसको क्या कर देता है, बॉटल को कंप्रेस कर देता है। नेक्स्ट हमारे पास 7.8 है। इट इज़ ईजी टू फिल एयर इन ए बैलून बट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रिमूव एयर फ्रॉम ए ग्लास बॉटल। वाई? ये हमारे लिए बहुत आसान होता है कि एयर हम क्या करें, बैलून के अंदर फिल कर दें, लेकिन एक गिलास बॉटल में से एयर रिमूव करना हमारे लिए मुश्किल होता है। ऐसा क्यों है? इट इज़ ईजी टू फिल एयर इन ए बैलून बिकॉज इनसाइड द बैलून देयर इज़ वेरी लेस एयर एज कंपेयर टू द एटमॉस्फेयर, सो एयर गोज इन टू द बैलून ईजीली। क्या है कि जब हम बैलून में एयर फिल कर रहे हैं तो वो हमारे लिए आसान होता है। क्यों? क्योंकि जो बैलून के अंदर एयर है वो बहुत कम है, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो बहुत कम है बाहर की निस्बत। तो इस वजह से जो एयर है वो इजीली अंदर चली जाती है बैलून में। ज़ाहिर सी बात है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जहाँ पे कम है वहाँ से वो ट्राई करता है कि हर जगह पे इक्वल रहे। तो वो जब इनसाइड पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो होगा तो आउटसाइड का प्रेशर ज़्यादा है, तो इस वजह से बैलून में एयर इजीली फिल हो जाती है। बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रिमूव एयर फ्रॉम ए गिलास बॉटल। लेकिन एक गिलास बॉटल से एयर रिमूव करना बहुत मुश्किल होता है बिकॉज द प्रेशर ऑफ एयर आउटसाइड द बॉटल इज़ ग्रेटर देन द प्रेशर ऑफ एयर इनसाइड द बॉटल। क्योंकि जो बॉटल के आउटसाइड पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो ज़्यादा है और बॉटल के अंदर ऑलरेडी कम है। अब होना तो ये चाहिए कि ज़्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की तरफ एयर मूव करे, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो फिर क्या होता है कि लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर की तरफ मूव करते हुए डिफ़िकल्टी होती है। सो ड्यू टू दिस ग्रेटर प्रेशर इट बिकम डिफ़िकल्ट टू रिमूव एयर फ्रॉम द बॉटल। तो ये क्या हो जाता है, काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है एयर रिमूव करें बॉटल से। 7.9 है, व्हाट इज़ बैरोमीटर? बैरोमीटर क्या है? बैरोमीटर इज ए 1 मीटर लॉन्ग गिलास ट्यूब विच इज फिल्ड विद मर्करी। बैरोमीटर 1 मीटर लॉन्ग गिलास ट्यूब है जो कि मर्करी से भरा होता है। इट इज़ यूज टू मेयर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑफ एनी प्लेस। इसको इस्तेमाल किया जाता है किस लिए? किसी भी जगह का एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेयर करने के लिए। इस बैरोमीटर के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं डिटेल से टॉपिक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई वाटर इज नॉट सूटेबल टू बी यूज्ड इन ए बैरोमीटर? बैरोमीटर हम मर्करी यूज़ करते हैं जो एक्सपेंसिव है, हम वाटर क्यों नहीं यूज़ करते, वो हमने आंसर देना है। तो इसका आंसर क्या है? वाटर इज 13.6 टाइम्स डेंसर देन वाटर, जहाँ पे मर्करी आएगा। तो जो वाटर है वो क्या है, 13.6 टाइम डेंसर है मर्करी से। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैन होल्ड वर्टिकल कॉलम ऑफ वाटर अबाउट 13.6 टाइम्स द हाइट ऑफ मर्करी कॉलम। जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वर्टिकल कॉलम ऑफ वाटर का वो क्या है, 13.6 टाइम्स उसकी हाइट ज़्यादा होनी चाहिए मर्करी कॉलम से। एट सी लेवल वर्टिकल हाइट ऑफ वाटर कॉलम शुड बी 10.34 मीटर।
ये हम उस टॉपिक में फाइंड कर भी चुके हैं कि 10.34 कैसे आता है। यहाँ पे सिर्फ बात इतनी समझने की है कि सी लेवल पे अगर हम मरकरी को यूज़ करते हुए जो वाटर कॉलम यूज़ कर रहे हैं वो हमें 76 सेंटीमीटर पे वैल्यू दे देता था, और ये 103 सेंटीमीटर 7.6 सेंटीमीटर था, और ये कितना है हमारे पास ज़्यादा है। उसको अगर हम कन्वर्ट करें वो 0.76 मीटर आता है आई थिंक। अच्छा, तो इसको जब हम कन्वर्ट करते हैं तो ये हमारे पास वैल्यू आती है 10.34 मीटर। इसका मतलब क्या है कि वो मीटर हमारे पास 1 मीटर लॉन्ग था और ये 10.34 मीटर तक लॉन्ग होना चाहिए था। से गिलास ट्यूब मोर देन 10 मीटर लॉन्ग इज रिक्वायर्ड टू मेक अ वाटर बैरोमीटर, सो इट इज़ नॉट सूटेबल। यानी कि अगर हम मरकरी की जगह पे गिलास बैरोमीटर यूज़ करते हैं तो हमें डिफ़िकल्टी कहाँ पे आएगी कि जो गिलास ट्यूब होगी वो 10 मीटर से ज़्यादा लॉन्ग होनी चाहिए। अब 10 मीटर से लॉन्ग हम बना तो लें, उसको कैरी करना, उसको संभालना, ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। इस वजह से हम आसानी के लिए क्या करते हैं कि 1 मीटर लॉन्ग बैरोमीटर यूज़ कर लेते हैं जिसमें मरकरी यूज़ किया जाता है। 7.11 है, व्हाट मेक्स अ सकर प्रेस डाउन ए स्मूथ वॉल स्टिक्स टू इट। जो शक्कर होता है प्रेस हो जाता है स्मूथ वॉल पे, चिपक जाता है, ऐसा क्यों है? बेसिकली शक्कर क्या है, आपने गाड़ी के अंदर देखा होगा कि गाड़ी की जो फ्रंट ग्लास विंडो होती है उस पर क्या किया जाता है कि इन साइड पे प्लास्टिक के एक ट्रांसपेरेंट तरह के होते हैं, उनको जब हम गाड़ी के शीशे के साथ प्रेस करते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, वहीं पे चिपक जाते हैं। उनके साथ फिर आप कोई भी चीज़ हैंग कर सकते हैं। लाइक आजकल जो मोबाइल्स हैं उनके लिए भी जो स्टैंड है वो भी इसी तरह का है कि गाड़ी के शीशे के साथ उसको सक कर दिया जाता है, वो वहाँ प्रेस करते हैं तो वो सक हो जाता है, और उसके ज़रिए से उसके साथ आप बेशक मोबाइल जितना लोड भी उसके साथ हैंग करें तो वो इजीली उसको उठा लेता है। तो हमने बताना ये है कि वो स्टिक उसके साथ चिपक क्यों जाते हैं। द डिफरेंस इन प्रेशर इनसाइड एंड आउटसाइड द सकर मेक अ सकर प्रेस्ड ऑन ए स्मूथ वॉल स्टिक्स टू इट। जो डिफरेंस होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर में इनसाइड और आउटसाइड द सकर, वो हेल्प करता है उस सकर को कि वो क्या करे, स्टिक कर जाए। द एटमॉस्फेयर प्रेशर इज ग्रेटर देन द प्रेशर इन द सकर। जो एटमॉस्फेयर प्रेशर होता है वो ज्यादा होता है किसकी निस्बत, उस प्रेशर की निस्बत जो सकर में मौजूद है। सो दिस प्रेशर प्रेस्ड इट ऑन द वॉल। तो ये प्रेशर क्या होता है, प्रेस हो जाता है किस पे, वॉल पे। तो इस वजह से वो जो सकर है वो स्टिक हो जाता है उस स्मूथ वॉल पे। 7.12 व्हाई डज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर वेरी विद हाइट। एटमॉस्फेयर प्रेशर हाइट के साथ वेरी कैसे करता है? तो एयर इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेस। एयर में काफ़ी सारी गैसेस मौजूद होती हैं, ये मिक्सचर है गैसेस का। द डेंसिटी ऑफ एयर इन एटमॉस्फेयर इज नॉट यूनिफॉर्म। जो डेंसिटी है एयर की वो एटमॉस्फेयर में यूनिफॉर्म नहीं है, कम ज़्यादा होती रहती है। इट डिक्रीजेस कंटिन्यूसली एज वी गो अप। अब जो डेंसिटी एयर की जो जो हम ऊपर जाएं वो क्या होती है, कम होती जाती है। द एयर बिकम्स थिनर एंड थिनर एज वी गो अप। जो जो हम ऊपर जाते जाते हैं एयर क्या होती जाती है, थिनर होती जाती है, थिन होती जाती है। Hence the atmospheric pressure decreases as we go up। तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो क्या करता है, कम होता जाता है जो जो हम ऊपर जाते हैं। तो हाइट का क्या इफेक्ट पड़ता है कि हाइट अर्थ से जितनी ज़्यादा होती जाएगी एटमॉस्फेरिक प्रेशर उतना डिक्रीज करता जाएगा। 7.13 है, व्हाट डज इट मीन व्हेन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट ए प्लेस फॉल सडनली। इसका क्या मतलब है कि जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसी भी प्लेस पे अचानक से फॉल कर जाए। ये बेसिकली वेदर में चेंज आता है। तो इसका आंसर प्रॉपर क्या है कि इफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर फॉल्स सडनली इट मींस देयर मे बी अ स्टॉर्म, रेन एंड टाइफून विल ऑकर इन फ्यू आवर्स टाइम। यानी कि अगर किसी जगह पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर अचानक से फॉल कर जाता है तो इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे आंधी हो सकती है, आंधी आ सकती है, रेन बारिश हो सकती है, या तूफान आने का खतरा है अगले ही कुछ घंटों में। तो इसका मतलब क्या है कि वेदर फॉरकास्टिंग जितनी भी होती है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को जज करते हुए आइडिया दिया जाता है उसका, या जज की जाती है।
7.14 है, what changes are expected in weather if the barometer reading shows a sudden increase? Suddenly fall था तो storm, rain और typhoon, और suddenly increase हुआ तो क्या effect होगा? A rapid increase in atmospheric pressure means that it will soon be followed by a decrease in atmospheric pressure, indicating poor weather ahead. कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर अचानक से इंक्रीज कर जाए तो इसका मतलब यह है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर फिर अचानक से डिक्रीज भी करेगा, और फिर क्या होगा? उसकी वजह से जो वेदर है वो खराब हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 7.15 स्टेट पास्कल लॉ। पास्कल लॉ क्या है? Pressure applied at any point of a liquid enclosed in a container is transmitted without loss to all other parts of the liquid. इसको हम पास्कल लॉ कहते हैं। पास्कल लॉ क्या है कि एक लिक्विड जिस भी कंटेनर के अंदर मौजूद है वो उस कंटेनर में क्या करता है? प्रेशर एक्सर्ट करता है तमाम डायरेक्शंस में इक्वली। प्रेशर अप्लाइड एट एनी पॉइंट ऑफ ए लिक्विड, हम किसी भी एक पॉइंट पे वो प्रेशर अप्लाई करें उस लिक्विड में, तो वो क्या करेगा? वो लिक्विड प्रेशर अपने उस कंटेनर के अंदर अपने तमाम पार्ट्स पे इक्वली एक्सर्ट करेगा, ट्रांसमिट करेगा वही प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ हाइड्रोलिक प्रेस। हाइड्रोलिक प्रेस की वर्किंग हमने बतानी है। हाइड्रोलिक प्रेस इज ए मशीन विच वर्क्स ऑन पास्कल लॉ। हाइड्रोलिक प्रेस क्या है? एक ऐसी मशीन है जो पास्कल लॉ पे काम कर रही होती है। इट कंसिस्ट ऑफ 2 सिलेंडर्स ऑफ डिफरेंट क्रॉस सेक्शनल एरियाज। ये किस चीज़ पे डिपेंड कर रही होती है? 2 डिफरेंट क्रॉस सेक्शनल एरियाज के सिलेंडर्स होते हैं। एक का क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है और दूसरे का क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा है। दे आर फिटेड विद पिस्टन ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरियाज ए एंड कैपिटल ए। एक पिस्टन फिट किए गए होते हैं इनके अंदर। जो स्मॉल पिस्टन है उसका एरिया स्मॉल ए से जाहिर किया गया है और जो लार्ज पिस्टन है उसका एरिया लार्ज ए से जाहिर किया गया है। द ऑब्जेक्ट टू बी कंप्रेस्ड इज प्लेस्ड ओवर द पिस्टन ऑफ लार्ज क्रॉस सेक्शनल एरिया ए। वो ऑब्जेक्ट जिसको हमने कंप्रेस करना होता है जिसको हम लिफ्ट अप करना चाहते हैं उसको क्या किया जाता है? एरिया लार्ज एरिया ए के ऊपर रखा जाता है। The force F1 is applied on the piston of small cross sectional area A. फोर्स F1 हम स्मॉल पिस्टन पे अप्लाई करते हैं तो ये क्या करेगा? The pressure P produced by small piston is transmitted equally to the large piston and a force F2 acts on A which is much larger than F1. जब हमने F1 यहाँ पे फोर्स अप्लाई की तो ये पास्कल लॉ को फॉलो करता हुआ तमाम डायरेक्शंस में इक्वली प्रेशर एक्सर्ट करेगा, और ये प्रेशर कहाँ तक जाएगा? इस लार्ज पिस्टन तक। तो ये लार्ज पिस्टन क्या करेगा? इसके ऊपर एक फोर्स F2 अप्लाई होगी जो इस लार्ज पिस्टन को अपवर्ड मूव करवा देगी। प्रेशर ऑन पिस्टन ऑफ स्मॉल एरिया इज गिवन बाय, जो स्मॉल एरिया पे प्रेशर अप्लाई होगा वो किसकी इक्वल होगा? P इक्वल टू F1 ओवर ए। फोर्स F1 और एरिया स्मॉल ए था, इस वजह से अप्लाइड Pascal's law, the pressure on large piston of area A will be the same as on small piston. जब हम इस पे जो फोर्स F2 जहाँ पे अप्लाई होगी उसके लिए पास्कल लॉ अप्लाई करते हैं। जो प्रेशर यहाँ पे अप्लाई हुआ तो वो हमारे पास क्या आता है? F2 ओवर ए आता है। फोर्स F2 है और लार्ज एरिया है, कैपिटल ए है, इस वजह से F2 ओवर ए। अच्छा, दोनों हमने प्रेशर्स लिखे, इसमें फोर्स और एरिया तो डिफरेंट है लेकिन प्रेशर सेम है। ऐसा इस वजह से है कि प्रेशर इक्वली एक्सर्ट हुआ था तमाम डायरेक्शंस में। जो प्रेशर जहाँ से अप्लाई किया गया वही प्रेशर जहाँ पे मौजूद है, वो चेंज नहीं हुआ, इस वजह से प्रेशर सेम रहेगा। इन दोनों इक्वेशंस को हम कंपेयर करेंगे तो F2 ओवर ए इक्वल टू F1 ओवर ए आ जाता है। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल आएंगी। तो यहाँ से हम वो फोर्स फाइंड करते हैं जो एक्सर्ट होगी। तो F2 इक्वल टू ए क्रॉस F1 ओवर ए। F2 इक्वल आ जाएगी F1 इंटू ए ओवर ए के। F1 पहले लिख दिया और ए इधर ले आए। ये वो फोर्स आएगी जो जहां पे इस लार्ज पिस्टन पे नीचे से ऊपर की तरफ अप्लाई हो रही होगी। F2 इक्वल टू F1 इंटू ए ओवर ए, ये वो फोर्स थी जो हमने फाइंड करनी थी जो इस लार्ज पिस्टन पे अप्लाई हो रही थी F1 अप्लाई करने से।
सिंस द रेशो ए ओवर ए इज ग्रेटर देन 1, ये जो रेशो है ये ग्रेटर देन 1 है। ये ग्रेटर देन 1 क्यों है, इसकी रीज़न समझ यहाँ पे समझ लें कि जो लार्ज पिस्टन था उसका एरिया ज़्यादा होगा, जो स्मॉल पिस्टन है उसका एरिया कम है। ज़्यादा वैल्यू डिवाइडेड बाय कम वैल्यू, आंसर हमेशा 1 से ग्रेटर आएगा। तो वो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर हमेशा 1 से ग्रेटर ही रहेगा। तो इसका मतलब क्या है, वो ये कह रहा है ये वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, hence the force F2 that acts on the larger piston is greater than the force F1 acting on the smaller piston। कि अगर ये वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 1 है तो इसका मतलब ये है कि जो F2 है वो हमेशा ग्रेटर होगी F1 से, क्योंकि ये वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, F1 से मल्टीप्लाई होकर मजीद ग्रेटर हो जाएगी। तो ये टोटल वैल्यू F1 से तो ज़्यादा ही रहेगी, यानी कि F2 ऑलवेज इज ग्रेटर देन F1। तो इसका मतलब क्या है कि वो फोर्स जो F1 स्मॉल पिस्टन पे अप्लाई की जा रही थी वो कम होगी उस फोर्स की निस्बत जो F2 पे अप्लाई हो रही है लार्ज एरिया वाले पिस्टन पे। हाइड्रोलिक सिस्टम वर्क इन दिस वे आर नोन एज फोर्स मल्टीप्लायर्स। इस सिस्टम पे जो हाइड्रोलिक प्रेस वर्क कर रहे होते हैं उनको क्या नाम देते हैं, फोर्स मल्टीप्लायर्स का। क्यों नाम देते हैं फोर्स मल्टीप्लायर्स का, कि यहाँ पे हम कम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और बदले में हमें ज़्यादा फोर्स मिल रही है, फोर्स मल्टीप्लाई होके मिल रही है, इस वजह से इसको फोर्स मल्टीप्लायर्स कहते हैं। कम फोर्स, आपने ये सिस्टम सर्विस स्टेशन पे देखा होगा जहाँ पे कार वॉश होते हैं, वहाँ पे एक वो वॉल ओपन करते हैं, वहाँ से स्मॉल फोर्स अप्लाई की जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, एक हैवी कार इवन के ट्रक भी वो उस पिस्टन के ऊपर क्या करता है, अपवर्ड लिफ्ट हो जाता है। तो वो इसी हाइड्रोलिक प्रेस के सिस्टम के जरिए से ही उसको अपवर्ड किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन्ड बाय इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी क्या है, ये प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है। द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी टू रिस्टोर इट्स ओरिजिनल साइज एंड शेप एज द डिफॉर्मिंग फोर्स कीजेस टू एक्ट इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। किसी भी बॉडी की वो प्रॉपर्टी जब वो अपनी ओरिजिनल साइज या शेप में वापस आ जाए, जब उस पर से डिफॉर्मिंग फोर्स हटा दी जाए। कि एक सपोज स्प्रिंग है, स्प्रिंग के ऊपर हम फोर्स अप्लाई करते हैं, जब हम वो फोर्स हटाएं तो वो स्प्रिंग वापस अपनी पहली हालत में आ जाए। तो वो किस वजह से आया, वो बॉडी की उस प्रॉपर्टी इलास्टिसिटी की वजह से आया है। 7.18 स्टेट श्रमिदिस प्रिंसिपल। और श्रमिदिस प्रिंसिपल क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज टोटली और पार्शली इमर्स्ड इन ए लिक्विड एंड अपथ्रस्ट एक्ट्स ऑन इट इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड इट डिस्प्लेसेस। कि जब एक ऑब्जेक्ट टोटली या पार्शली, कंप्लीटली तौर पर या थोड़ा सा उसको क्या किया जाए, पानी के अंदर डुबोया जाए, तो उस पर एक अपथ्रस्ट अप्लाई होती है। वो किसकी इक्वल होगी, वो उस लिक्विड के वेट की इक्वल होगी जितना के वहाँ से उस वो जो ऑब्जेक्ट उस पानी के अंदर डुबोया गया, जितना हिस्सा उसका डूबा हुआ है उसके इक्वल वॉल्यूम के इक्वल जो लिक्विड मौजूद है उसके बराबर वेट अपवर्ड फोर्स उसके इक्वल होगी। तो अपथ्रस्ट ऑफ द लिक्विड किसकी इक्वल होता है, रो जी वी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7.19 व्हाट इज अपथ्रस्ट, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन। अपथ्रस्ट क्या है और प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन क्या है। तो अपथ्रस्ट क्या चीज है, इफ एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट इनसाइड अ लिक्विड देन एन अपवर्ड फोर्स एक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट, दिस अपवर्ड फोर्स इज कॉल्ड अपथ्रस्ट ऑफ द लिक्विड। जब किसी ऑब्जेक्ट को हम क्या करते हैं, इनसाइड द लिक्विड रखते हैं या लेकर जाते हैं या छोड़ते हैं, तो उसके ऊपर क्या होता है, एक अपवर्ड फोर्स अप्लाई होती है ऊपर की तरफ। उसको हम क्या नाम देते हैं, दिस अपवर्ड फोर्स इज कॉल्ड अपथ्रस्ट ऑफ द लिक्विड, उसको हम अपथ्रस्ट ऑफ द लिक्विड का नाम देते हैं। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन है, द प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन कैन बी स्टेटेड एज ए फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसेस अ फ्लूइड हैविंग वेट इक्वल टू द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन क्या है, कि प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन क्या स्टेट करता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो फ्लोट कर रहा है वो डिस्प्लोज करता है फ्लूइड, कितना फ्लूइड, जिसका वेट इक्वल होता है वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट के।
यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट पानी पे उस वक्त तैरेगा जब उसका जितना हिस्सा पानी के अंदर डूबा हुआ है उतने हिस्से के इक्वल वॉल्यूम का फ्लूइड, उसका वेट, उस लिक्विड का वेट उस टोटल ऑब्जेक्ट के वेट के इक्वल होगा, तो तब वो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, तैरेगा। अब इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो एन ऑब्जेक्ट सिंक्स इफ इट्स वेट इज ग्रेटर देन द अपथ्रस्ट एक्टिंग ऑन इट। ऑब्जेक्ट पानी के अंदर डूब जाता है जब उसका वेट अपथ्रस्ट से ज्यादा होगा। एन ऑब्जेक्ट फ्लोट्स इफ इट्स वेट इज इक्वल और लेस देन द अपथ्रस्ट। ऑब्जेक्ट पानी के ऊपर तैरता रहेगा अगर उसका वेट लेस देन और इक्वल हो अपथ्रस्ट के। उसके बाद क्या है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट फ्लोट्स इन ए फ्लूइड द अपथ्रस्ट एक्टिंग ऑन इट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। कि जब ऑब्जेक्ट फ्लोट करता है इनसाइड द लिक्विड, उसका मतलब क्या है, जो अपथ्रस्ट उस पर अप्लाई हो रहा है वो उस इक्वल टू वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट है। इन केस ऑफ फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट द ऑब्जेक्ट मे बी पार्शली इमर्स्ड। फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट के केस में जो ऑब्जेक्ट होता है वो पार्शली इमर्स्ड होता है लिक्विड में, थोड़ा सा पानी के अंदर डूबा होता है। जैसे आप पिक्चर में देख सकते हैं जो थोड़ा सा इसका हिस्सा पानी के अंदर डूबा होता है। आप कोई भी ऑब्जेक्ट आप प्रैक्टिकली देख सकते हैं पानी के अंदर जब डुबोते हैं, पानी के ऊपर अगर वो तैर भी रहा है तो उसका कुछ हिस्सा पानी के अंदर डूबा हुआ ज़रूर होता है। जैसे आप शिप की एग्जांपल ले लें तो शिप का कुछ हिस्सा पानी के अंदर होता है और ज़्यादा हिस्सा बाहर होता है। The upthrust always equal to the weight of the fluid displaces by the upthrust. This is principle of flotation. जो upthrust always equal to the weight of the fluid displaced by the object होगा। कि क्या है कि जो अपथ्रस्ट होती है वो हमेशा किसकी इक्वल होगी, वेट ऑफ द फ्लूइड, उस फ्लूइड के वेट की इक्वल कि जो उस ऑब्जेक्ट के आने से हट गया है। ये ऑब्जेक्ट है हमारे पास, वाटर के अंदर डिप हो चुका है। अब इतने एरिया का वाटर कहाँ गया, जाहिर सी बात है ये जब ऑब्जेक्ट इसके अंदर डूबेगा तो वो पानी कहाँ गया, वो पानी इधर से यहाँ पे आ गया। अब ये वो पानी है उस ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम के इक्वल वाटर यहाँ पर मौजूद है। इस वाटर का हम वेट मेजर कर लेंगे, वो जितना वेट आएगा वो क्या होगा, उस वेट के इक्वल फोर्स इस ऑब्जेक्ट पे अपवर्ड अप्लाई हो रही होगी, जिसको अपथ्रस्ट का नाम देते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन है 7.20, एक्सप्लेन हाउ अ सबमरीन मूव्स अप द वाटर सरफेस एंड डाउन इनटू वाटर। कि सबमरीन वाटर के ऊपर और इनटू द वाटर कैसे मूव कर लेती है। A submarine can travel over as well as under water. जो सबमरीन है वो ट्रैवल कर सकती है पानी के ऊपर भी और पानी के अंदर भी। It also works on principle of flotation. ये principle of flotation पे काम कर रही होती है। It floats over water when the weight of water equal to its volume is greater than its weight. वो क्या करती है, फ्लोट करती है पानी के ऊपर जब जो वेट ऑफ वाटर है वो इक्वल होता है इसके वॉल्यूम के, इज ग्रेटर देन इट्स वेट। ये सारा आपको पहले बता चुका हूं कि ऑब्जेक्ट कोई भी फ्लोट क्यों करता है ऑन द सरफेस, इस वजह से फ्लोट करता है कि जब वो ऑब्जेक्ट उसका जितना हिस्सा पानी के अंदर डूब चुका है उसके इक्वल वॉल्यूम का वाटर, उसका वेट जितना होगा, उस इक्वल वॉल्यूम के वाटर का जितना वेट होगा उस वेट के इक्वल फोर्स उस ऑब्जेक्ट पे अपवर्ड अप्लाई हो रही होगी। तो यहाँ पे भी सबमरीन पे उसके इक्वल अपवर्ड फोर्स अप्लाई होती है, जिसकी वजह से वो क्या करती है, ऑन द सरफेस मूव करती है। अंडर दिस कंडीशन इट रिमेन्स पार्शली अबव वाटर लेवल। तो ये क्या करती है, पार्शली अबव लेटर इस कंडीशन पे मूव करती है। अब इसके अंदर एक सिस्टम होता है टैंक्स का। व्हेन दीज टैंक्स आर फिल्ड विद सी वाटर द वेट ऑफ द सबमरीन इंक्रीजेस। जब वो टैंक्स के अंदर पानी हम भर देते हैं तो क्या होता है, उसका जो वेट है वो इंक्रीज कर जाएगा। सो इट रिमेन्स अंडर वाटर, तो वो पानी के अंदर रहती है। टू कम अप ऑन द सरफेस द टैंक्स आर एम्प्टाइड फ्रॉम वाटर। अब फिर अगर हम उस सबमरीन को पानी की सरफेस पे लाना चाहते हैं तो उन टैंक्स को फिर से खाली कर दिया जाता है, तो उसका वेट कम हो जाएगा, तो वो पानी की सरफेस पे आ जाएगी। वेट कम होने से जो अपथ्रस्ट फोर्स है वो इंक्रीज हो जाएगी, तो वो पानी की सरफेस पे आ जाएगी। 7.21 है, वाई डज द पीस ऑफ स्टोन सिंक इन वाटर बट ए शिप विद ए ह्यूज वेट फ्लोट्स। कि पत्थर पानी के अंदर डूब जाता है, छोटा सा पत्थर है,
उसको आप पानी में फेंकें, पानी के अंदर डूब जाएगा। लेकिन एक बहुत बड़ी शिप है, वो पानी के ऊपर तैरती रहती है। कैसे? The stone sinks in water because the upthrust force acting on the stone is smaller than its weight. जो स्टोन है वो सिंक करता है पानी में, क्योंकि जो अपथ्रस्ट फोर्स उस पर अप्लाई हो रही है वो स्मॉलर होती है उसके वेट की निस्बत। जबकि जो ह्यूज शिप है उसका वेट काफ़ी ज़्यादा है, वो फ्लोट करती है ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर, क्योंकि उस पर जो अपथ्रस्ट फोर्स होती है वो ज़्यादा होती है उसके वेट की निस्बत। इसको डिज़ाइन ऐसा किया जाता है उस शिप को कि उसके ऊपर जो अपवर्ड फोर्स अप्लाई हो रही है वो उस होल शिप के वेट से ज़्यादा हो। तो इस वजह से वो बोट क्या करती है या शिप क्या करती है, फ्लोट करती रहती है, तैरती रहती है। एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है 7.22, व्हाट इज हुक्स लॉ, व्हाट इज मीन्ड बाय इलास्टिक लिमिट। हुक्स लॉ क्या है और इलास्टिक लिमिट क्या होती है? हुक्स लॉ, द स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड इन ए बॉडी बाय द स्ट्रेस अप्लाइड टू इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस विद इन द इलास्टिक लिमिट ऑफ द बॉडी। कि किसी भी बॉडी पे जब हम स्ट्रेस अप्लाई करेंगे तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्ट्रेस के विद इन द इलास्टिक लिमिट। इसको हम क्या नाम देंगे? हुक्स लॉ का नाम देंगे। इलास्टिक लिमिट क्या है? वो लिमिट जिस लिमिट तक हम डिफॉर्म फोर्स उससे हटाएं तो वो ऑब्जेक्ट वापस अपनी पहली पोजीशन में आ जाए। और इसके बाद इलास्टिक लिमिट क्या है? इट इज अ लिमिट विद इन अ बॉडी टू रिकवर इट्स ओरिजिनल लेंथ, वॉल्यूम और शेप आफ्टर द डिफॉर्मिंग फोर्स इज रिमूव्ड। यही बात अभी आपको समझाई कि इलास्टिक लिमिट वो लिमिट होती है जिस लिमिट के अंदर ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स अप्लाई की गई थी उस फोर्स को हम हटा दें तो उसके ओरिजिनल लेंथ, वॉल्यूम और शेप में वो वापस आ जाए। उसको हम क्या कहते हैं? इलास्टिक लिमिट का नाम देते हैं। तो यहाँ तक हमारे इस चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चंस थे। इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स देखने के लिए या बाकी कोई भी टॉपिक देखने के लिए आप मेरा यूट्यूब चैनल विजिट कर सकते हैं। थैंक यू।